नमस्कार दोस्तों। टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास चला रहे थे बीएड एंट्रेंस 2025 से रिलेटेड, जो आपकी परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड हम क्लास चला रहे थे। तो आज की जो क्लास है वो स्पेशल होगी कला वर्ग वालों के लिए। तो कला वर्ग से 50 क्वेश्चन आते हैं। वो 50 क्वेश्चन आपके आज के क्लास में आज के होंगे। इसमें आपके प्रीवियसर क्वेश्चन हैं। तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं: जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, सिख धर्म, महायान बौद्ध धर्म। तो बोधिसत्व जो है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। प्रारंभिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिसत्व जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धित्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महान बौद्ध धर्म। अगला है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। तो राजा की फोटो भी आपके सामने है, खारवेल। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा खारवेल। खारवेल राजा हुआ करते थे उस समय। उड़ीसा के उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यही है, हाँ यही है कलिंग के राजा खारवेल। यह लेख प्राकृतिक भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। अगला है, होयसल। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपके पास ऑप्शन है देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर और कल्याणी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वार समुद्र। द्वार समुद्र होगा। तो होयसल आपको देख लीजिए, हमने भारत के मैप में भी आपको दर्शा दिया है कि कहाँ था, कैसे था। मैप को देख के भी आप जान सकते हैं। वैसे हम चलिए डिफाइन कर दे रहे हैं। होयसल जो है वो यादवों के वंशज थे और ये चोल कह लीजिए या पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना जो है वो विष्णुवर्धन ने की थी। इसकी राजधानी द्वार समुद्र है। तो आपके सामने द्वार समुद्र मैंने दिखा दिया। अगला है, 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? देख लीजिए, हमने द्वार चरित का भी ये मतलब 10 कुमार चरित जो है इसकी हमने फ़ोटो भी आपको दिखा दिया है यहाँ पे। तो इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, रहस बिहारी द्विवेदी, दंडी, भर्तृहरि या बुद्ध स्वामी। तो आप यहीं पे आप देख सकते हैं बुक में ही कि 10 कुमार चरित की जो रचना जिसने की थी उसका नाम था दंडी। ठीक है, तो इसकी रचना जो है हाँ दंडी ने की थी। हाँ, दंडी के द्वारा है। पंडित संस्कृत गद्य महाकाव्य है। ठीक है, गद्य काव्य है ये। ठीक है, ये संस्कृत में है। इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम 10 कुमार चरित्र है। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। तो वह कौन थे? आप ऑप्शन आपके सामने हैं, नसीरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्स या बुगरा खान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, गियासुद्दीन बलबन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की, जिसे फारसी में नया साल कहा जाता है और ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। हाँ, यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। ठीक है, तो गियासुद्दीन बलबन की मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी आपको दिखा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कात्यायन राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो कात्यायन वंश का अंत किसने किया? तो अंत वही करता है जिसके अंत के बाद में कोई ना कोई वंश स्टार्ट होता है। तो किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, गुप्त वंशजों ने, चालुक्यों ने, चोलों ने या दिल्ली सल्तनत ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत ने किया था। अब आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बता दें। देखिए 13वीं शताब्दी में कात्यायन राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 में ये समाप्त हो गया। यानी जो कात्यायन वंश था ये 1323 में समाप्त हो गया था। 1323 में ये कात्यायन वंश समाप्त हो गया। तब गयासुद्दीन बलबन, मतलब गयासुद्दीन तुगलक, जिनकी ये फोटो लगी हुई है, गयासुद्दीन तुगलक ने कात्यायन साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कात्यायन राजवंश का उत्कर्ष 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। निम्न में से स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था कि कौन था वो जो स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तो आपने यहाँ पे पिक्चर आपने देख ही लिया होगा। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर होगा वो कौन होगा? तानसेन होंगे। ठीक है, तो तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। इनका पूछ सकता है कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। इनका रामतनु पांडे इनका नाम था। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार थे। इन्होंने स्वामी हरिदास के 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। पहले वे रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे। बाद में संगीत कौशल इनके संगीत कौशल के कारण मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान देकर सम्मानित किया था। चलिए अगला है, किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था? तो कौन था? ऑप्शन है नूरजहां, दिलरास बानो बेगम, जगत गोसाई या असमत बेगम। तो आपको पिक्चर से भी आपको पता चल गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिलरास बानो बेगम, ये थे। तो राबिया दुर्रानी जो थी इनका मूल नाम दिलरास बानो बेगम था, दिलरास बानो बेगम था। और ये औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में राबिया उद दुर्रानी का मकबरा बनवाया था, जिससे द्वितीय ताजमहल, ये है द्वितीय ताजमहल, इसे बीवी का मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। इसमें किसका मकबरा है? दिलरास बानो बेगम का मकबरा है इसमें। ठीक है, इसमें दिलरास बानो बेगम का मकबरा है, इसको बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। तो इससे आपके क्लियर हो गए होंगे कि बीवी का मकबरा किसका है? दिलरास बानो बेगम का है। दिलरास बानो बेगम किसकी बीवी थी? औरंगजेब की बीवी थी। बीवी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। बीवी के मकबरे में किसका मकबरा है? तो दिलरास बानो बेगम का मकबरा है। कई सारे क्वेश्चन आपके इसमें क्लियर हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो मृत व्यक्ति का स्मारक यानी कि ऐसे मकबरा कह सकते हैं। तो बीवी का मकबरा, ये भी एक इसमें आपको जैसे अब आप देख ही सकते हैं बीवी का मकबरा आपको क्लियर होगा, ये औरंगजेब ने बनवाया है। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया है, तो ये भी एक मकबरा है। हाँ, चार मीनार एक ऐसा है कि जो मकबरा नहीं है। ठीक है, कि चार मीनार जो है ये एक मकबरा नहीं है। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार को हैदराबाद के शासक जो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। उसके बाद इत्माद-उद-दौला जो है वो मिर्ज़ा गियास बेग ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बसीन की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो बसीन की आपके पास ऑप्शन है 1860, 1802, 1770 या 1875। तो इसका ऑप्शन सही होगा
1802। ठीक है, बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 में हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1802 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, कौन था? पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे और उनके साथ कौन थे? अंग्रेज थे। इनके बीच हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? ऑप्शन है आपके सामने 1790 से 92, 1796 से 98, 1794 से 96, 1792 से 94। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1790 से 92। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य अंग्रेज और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहे थे और अंग्रेज टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत में अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे, जो कि उनके साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ी बाधा थी। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा 1790 से 92। अगर पूछा जाए कि तृतीय मैसूर युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा गया था, तो आप बता सकते हैं कि अंग्रेज और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। और अगर ये पूछा जाए कि अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेज अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान। ठीक है, ये होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, अंग्रेज में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 1882, 1910, 1801 और 1810। तो कब हुआ था? ऑप्शन सही होगा 1882 में हुआ था। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल था वो 1880 से 84 था, तो उनके द्वारा 1882 में किया गया था। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। तो आपके पास ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन 1882 में हुआ था, जिसमें भारतीय कितने सदस्य भारतीय थे? तो आप कह सकते हैं कि 8 सदस्य भारतीय थे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि 8 सदस्य भारतीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो वैसे तो आपको फोटो देख के ही आपको पता चल गया होगा कि महात्मा गांधी ही इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। तो जी हाँ, महात्मा गांधी सही है। तो महात्मा गांधी की फ़ोटो लगा दी है। बाकी यंग इंडिया जो समाचार पत्र था, ये भी हमने आपको दिखा दिया है कि यंग इंडिया पेपर ऐसा होता था, जो पत्रिका थी। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। गांधी जी इसके अन्य समाचार पत्र नवजीवन और हरिजन भी है। अगर ये पूछा जाए कि नवजीवन किसकी पत्रिका है, तो नवजीवन भी गांधी जी की पत्रिका है। और हरिजन अगर पूछा जाए तो हरिजन भी महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भटक जाते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हरिजन किसकी पत्रिका है, तो गलती से बहुत लोग बी आर अम्बेडकर लगा देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना है। हरिजन जो है वो महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की। हरिजन पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी जी की। और नवजीवन भी किनका है? वो भी महात्मा गांधी जी का है, नवजीवन। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने आपको बता दिया है।
अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कैनिंग। इन चारों में से कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की फोटो मैंने आपको दिखा दिया है। सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी था। ये भी आपका पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था भारतीयों की तरफ से वो क्या था? तो आपको बता दे रहे हैं कि कमल का फूल और रोटी था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि भारतीयों की तरफ से जो एक प्रतीक चिन्ह रखा गया था 1857 की क्रांति के समय, कमल का फूल और रोटी। ठीक है, और सरकारी इतिहासकार जो थे वो सुरेंद्रनाथ सेन थे उस समय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास P.C. जोशी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनको किसानों का भगवान कहा जाता था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि 1936 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। कहाँ हुआ था अगर पूछ ले तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो लखनऊ में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष और N.G. रंगा पहले महासचिव थे। ये भी आप अगर पूछ ले महासचिव कौन थे पहले, तो N.G. रंगा थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी कि सत्य की खोज करने वालों की समाज की स्थापना की? तो कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन है, E.V. रामास्वामी नायकर, ज्योति राव गोविंद राव फूले, अयंकली सावित्रीबाई फूले। तो इसकी जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर है ज्योति राव गोविंद राव फूले, जिनका हमने फोटो पिक्चर आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, यही थे। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 24 सितंबर 1873 में किया था। कब किया था अगर पूछ ले तो आप लिख सकते हैं कि 24 सितंबर 1873 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था अगर पूछ ले तो शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। ठीक है, हुआ क्या था कि 1827 ईस्वी में पुणे के एक शूद्र माली परिवार में, हाँ मतलब 1827 में इन्होंने ज्योति राव गोविंद राव फुले का जन्म हुआ था। एक शूद्र माली परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं के पवित्र लेखों और ग्रंथों को नकारा था। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संस्थापक कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय थे, तुलसीराम थे, राधाकांत देव थे। सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन डी था राधाकांत देव। राधाकांत देव, राधाकांत देव के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा का किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। और जो क्या कहते हैं शिवदयाल साहब थे वो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे। तो और अगर पूछ ले धर्म सभा जो है इसकी स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो धर्म सभा की स्थापना जो हुई थी वो 1830 कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1830 में धर्म सभा की स्थापना हुई थी। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेनिस क्लाइव, राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। देख सकते हैं इनकी पिक्चर। और क्या है कि यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे
एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो थे। यह आंदोलन 1828 में बंगाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1828 में बंगाल में चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? ऑप्शन है रासबिहारी घोष, अंबिका चरण मजूमदार, चित्तरंजन दास या भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। ठीक है, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। CR दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अगला है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था यानी कि 1930 में, तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके पास स्टैनली बॉल्डविन, विंस्टन चर्चिल, एन चैम्बरलेन, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो कौन थे उस समय? इसका मैं सही आंसर बता दूं कि ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसके जो प्रधानमंत्री थे उस समय। भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 को, तो आपको बता दें कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर को हुआ था। 12 नवंबर 1930 को हुआ था। उसके बता दें द्वितीय अगर गोलमेज सम्मेलन पूछ ले तो कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? तो द्वितीय हुआ था 7 सितंबर। ठीक है, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तृतीय अगर पूछ ले तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 17 नवंबर 1932 को हुआ था। देख लीजिए लगातार अंतराल पे हुआ था, 30, 31 और 32। प्रथम 30 में हुआ था, द्वितीय 31 में हुआ था और तृतीय 32 में हुआ था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और अगर पूछ ले कि कौन ऐसे थे कौन ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और अगर पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। तो कौन थे? इसका सही आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल की मैंने पिक्चर आपको दिखा दिया। तो विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता थे, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, 1925 में चुने गए थे। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया था। और अगर पूछ ले कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। ब्रिटेन से क्या लिया गया अगर पूछा जाए तो संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य को विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा नागालैंड। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा नागालैंड। ठीक है, अब हम आपको बता दे रहे हैं कि आखिर
कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो जैसे आप बता दें, अनुच्छेद 371 में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। देखिए, विशेष प्रावधान वाले राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात, अनुच्छेद 371 में है। नागालैंड 371 में है। असम अनुच्छेद 371 बी में है। मणिपुर अनुच्छेद 371 सी में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अनुच्छेद 371 डी में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यूपीएससी, भारतीय निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? होगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी है। इसका गठन जो है वो 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। तो 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, भारतीय संघ या मौलिक अधिकार से। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा नागरिकता से। तो आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। ये भाग 2 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है, जहाँ पे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। भाग 3 है 12 से 35 मूल अधिकार बताया गया है। भाग 4 है वो 36 से 51 है, यानी आर्टिकल 36 से 51 तक। इसमें डीपीएसपी बताया गया है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भाग 4 का है, यह अनुच्छेद 51 का में बताया गया है, जिसमें मूल कर्तव्य बताए गए हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो इसका जो ऑप्शन है वो 48वें संविधान संशोधन 1981 द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, या 46वें संविधान संशोधन 1980 द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो इसका जो सही आंसर जो होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। तो अब ये कहाँ है संपत्ति का अधिकार? 300, देख लीजिए 300 का में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? ऑप्शन है अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46, यानी कि आर्टिकल 47, 43, 44 या 46। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 44, यानी कि अनुच्छेद 44। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें से सही क्या होगा ये आपको हम बता दें, यानी कि दोनों सही होते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, यानी इनमें मनोनीत शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ये तीनों लोग शामिल होते हैं इसमें। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई? तो
आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका हम सही आंसर आपको हम बता दें तो इसमें होगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा ये 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। किसमें है? आर्टिकल 26 और 42, आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 42 और 26, आर्टिकल 226 और 32। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आर्टिकल 32 और 226, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति होती है। तो ये जो रिट होती है ये कौन कौन सी होती है? ये होता है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, दूसरा अधिकार परीक्षा होता है, तीसरा परमादेश होता है, चौथा उत्प्रेषण होता है और अंतिम होता है प्रतिषेध। ठीक है, पांचों रिट हमने आपको बता दिया है। तो कौन कौन सा होता है हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, लिख के बता दे रहे हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा क्या होता है? अधिकार परीक्षा होता है। दूसरा होता है अधिकार परीक्षा होता है। अगला क्या होता है? परमादेश होता है। ये सब रिट हैं। परमादेश होता है। अगला कौन सा होता है? उत्प्रेषण होता है। अगला उत्प्रेषण होता है। इसके बाद अंतिम कौन सा होता है? वो होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध, ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये किसको माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई एक खींची काल्पनिक रेखा है। जैसे ये आप देख सकते हैं, एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार रूप में होता है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? वो 360 होती है। तो इसका जो देशांतर रेखा है वो आपको बता ही दिया कि देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो इसकी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है, 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, 0 डिग्री को, और 180 डिग्री को देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये ग्लोब के बीचों बीच, ये देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, इसे ही कहते हैं, काल्पनिक रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट जो चट्टानें जो होती हैं ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। ये धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ जैसे मैग्मा ठंडा होकर जब जम जाता है तो उसी से निर्मित होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट है, गैब्रो है, ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला है, निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, जिसका सही ऑप्शन होगा वो है अल्फ्रेड वैगनर। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए अल्फ्रेड वैगनर को प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है। अगला है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट सेंट हेलेना द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है।
वर्तमान में यहाँ पे 4000 लोग निवास करते हैं, लगभग 4000 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अगला है डोल ड्रम। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो यहाँ पे जो डोल ड्रम है भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द, हाँ, कौन सी दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं? तो उच्च दाब, उच्च आवर्त दाब, स्थिर, निम्न दाब या उच्च दाब। तो आपको बता दें कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, भूमध्य रेखा, ये डोल ड्रम, इसे डोल ड्रम भी कहते हैं। यहाँ पे निम्न दाब, यहाँ पे निम्न दाब वाली हवाएं चलती हैं। यहाँ पे निम्न दाब वाली हवाएं चलती हैं। डोल ड्रम एक शांत वायु का क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। यहाँ अत्यधिक ऊष्मा के कारण वायु की क्षैतिज गति अनुपस्थित होती है, केवल संवहन धाराएं ही यहाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या है, चलिए इमेज के द्वारा हम आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए सही क्या है। तो पृथ्वी आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से आप देख सकते हैं पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई। इसके बाद क्षोभ मंडल है, 0 से 12 किलोमीटर की रेंज में क्षोभ मंडल आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको 12 से 50 किलोमीटर की दूरी पे समताप मंडल मिल जाएगा। उसके बाद मध्य मंडल है, 50 से 80 किलोमीटर पे ताप मंडल है, फिर बाह्य मंडल है। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर ताप मंडल और बाह्य मंडल। आपको बता दें कि अगर ये पूछा जाए कि हमारा जो ये क्या बोलते हैं प्लेन वगैरह कहाँ पे चलते हैं, तो समताप मंडल में ही चलते हैं। ठीक है, ये हमारा समताप मंडल में होता है। तो आपको क्या हो गया कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, क्षोभ, समताप, मध्य मंडल। तो इसका चलिए हम बता दे रहे हैं कैसे है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। तो इसका जो सही आंसर ये आपका हो गया कहाँ पे, ये देखिए क्षोभ मंडल था, फिर समताप था, मध्य मंडल और ताप मंडल, इसके बाद था बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल तो इसमें है नहीं, इसलिए आपका आंसर सही होगा यही। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। आप देख सकते हैं उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित हैं, जो उत्तरी सरकार तट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई जो है वो 1510 मीटर की है। कितना है? 1510 मीटर। ठीक है, 1510 मीटर है, जो राज्य की दूसरी पहली देवमाली सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और इसके अलावा ये तो पहली हो गई उड़ीसा राज्य की, जो दूसरी कौन सी है वो है देवमाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन है काराकोरम, तिरुचमीर, उड्रैनजोम या नंदा देवी। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा तिरुचमीर। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरुचमीर है। हिंदुकुश का विस्तार जो है वो पीओके से लेकर के अफगानिस्तान तक है। यह हिमालय की उपशाखा के रूप में भी जानी जाती है तथा पामीर के पठार से मिला हुआ है। अगला है हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय। तो जो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा असम हिमालय। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग के नदी के बीच में स्थित है वो है कौन? असम हिमालय। आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मपुत्र जब आती है तो ये ऐसे आती है। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये, और ये आपका एरिया जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, इसलिए असम हिमालय के रेंज में आता है। उसके बाद तैरते हुए द्वीप फुमड़ी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? ऑप्शन है आपके पास पेंगांग, लोकटक झील, सांभर झील या चिलिका झील। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा लोकटक झील। लोकटक झील पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये मणिपुर के
मोइरंग शहर में स्थित है। यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदली के रूप में जाना जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ इसी झील में स्थित है। ठीक है, तो जो अगर पूछा जाए कि केबुल लामजाओ जो है वो झील वो कहाँ पर है, किस झील में है, तो आप बता सकते हैं कि वो लोकटक झील में है। ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। यह झील आर्द्र भूमि की रामसर सूची में भी शामिल है। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। अब देख लीजिए कितना सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब कहा जाए कि लोकटक झील को अगर कहा एक क्वेश्चन बने कि मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, लोकटक झील को कहते हैं। लोकटक झील जो है वो आद्य भूमि के रामसर सूची में भी शामिल है। ठीक है, यहीं पर आपका केबुल लामजाओ यहीं पर है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से आपके क्लियर हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? ऑप्शन है लोकटक झील, वुलर झील, लोनार झील या पुलिकट झील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोनार झील। लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक क्रेटर झील है। अगर पूछा जाए कि क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोनार झील को बता सकते हैं। इसका निर्माण जो है ये प्लेस्टोसिन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। ठीक है, इससे भी कई क्वेश्चन क्लियर हुए। लोनार झील कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है। क्रेटर झील का उदाहरण पूछा जाए, क्रेटर झील पूछा जाए तो लोनार आप बता सकते हैं। बता सकते हैं कि प्लेस्टोसिन काल में उल्कापिंड से गिरने से कौन सी झील का निर्माण हुआ, तो आप बता सकते हैं लोनार झील। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या अफगानिस्तान। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका होगा। नामीब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका यानी नामीबिया का तटीय मरुस्थल है। यह 3,10,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसका विस्तार अंगोला से लेकर ओलिफेंट्स नदी तक। यह विश्व के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है। अगला है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो अफ्रीका का, कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है तंजानिया, नाइजीरिया, घाना या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा तंजानिया। तंजानिया। किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु, कीबो, मनवेजी और सीरा के साथ तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत, जिसकी ऊंचाई जो है वो 5895 मीटर है। 9895 मीटर है। अगला है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अफ्रीका। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के केनिया और तंजानिया में निवास करने वाली खानाबदोश जनजाति समूह है। इनकी त्वचा का रंग गहरा भूरा और गहरा कत्थई होता है। ये लोग चमड़े के बने हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? अच्छा, देख लीजिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछा है, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके पास क्वेश्चन पूछने के तरीके आपके डबल हो गए। तो एमआरपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एमआरपी का अर्थ भी पूछ सकता है। तो इसका जो आपको हम क्लियर आपको बता दें कि एमआरपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। देखते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये बी में है, ऑप्शन बी में है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। वह खुदरा मूल्य होता है जिसके अधिक कीमत पर भी कोई भी दुकानदार अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। यानी कि अगर किसी भी पैकेट पे अगर 10 रुपये लिखा हुआ है तो कोई भी दुकानदार होगा 10 रुपये से ज़्यादा में उसे बेचने का हकदार नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है सूती कपड़े का उत्पादन, कृषि, वानिकी या शिक्षण। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा शिक्षण। रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है शिक्षण। शिक्षण, रोजगार का तृतीय क्षेत्र
सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें अस्पताल, शिक्षण संस्थान आदि शामिल है। यानी कि रोजगार का तृतीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आता है? सेवा के क्षेत्र में आता है। सेवा कहाँ कहाँ दी जाती है? जैसे अस्पताल में दिया जाता है, शिक्षण संस्थान में भी दिया जाता है, ठीक है, उसमें शामिल है। कृषि और वानिकी रोजगार के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कृषि और वानिकी जो होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें किसान मत्स्य पालन करता है। और जैसे कपड़े का उत्पादन रोजगार के द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। कपड़े जो होते हैं, अब जैसे मान लो कि रेशम का उत्पादन हुआ, तो रेशम का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, रेशम से बना कपड़ा, कपड़ा द्वितीयक में आ गया। और कपड़ा अगर बेचा जा रहा है या बांटा जा रहा है तो वो सेवा के क्षेत्र में आ गया, तो वो तृतीयक हो गया, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार की गई है? ऑप्शन है योजना आयोग का निवेश मॉडल, मनमोहन योजना, पीसी महाल नोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पीसी महाल नोबिस मॉडल। ऑप्शन क्या है सही? पीसी महाल नोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक था? 1956 से 61 तक था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है, ठीक है। अगर पूछ ले कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1951 से और 56 तक चली थी, ठीक है। 1951 से 56 तक चला था, ठीक है। और अगर पूछ ले कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये पहली थी, ये द्वितीय है। पहली तो द्वितीय तो आपको बता ही दिया गया कि किस मॉडल पर तैयार किया गया था, ठीक है। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर तैयार किया गया था। अगर पूछ ले कि पहला किस पे तैयार किया गया था, तो आपको बता दें ये था हैराल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे था ये? पहला किस पे था? हैराल्ड डोमर, ठीक है, हैराल्ड डोमर मॉडल पे था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? ऑप्शन है M2, M3, M4, M1। तो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन M3। कौन सा मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? M3। मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप M3 है। मुद्रा पूर्ति के आशय द्वारा मुद्रा की कुल मात्रा से है जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है। ये 4 रूपों में रखी जाती है, M1, M2, M3 और M4। अगला है भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? 1970, 1968, 1967 या 1969। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1969, 1969 में भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई सन 1969 में किया गया था। ये सभी वाणिज्यिक बैंक थे। इसी तरह 15 अप्रैल सन 1980 को निजी क्षेत्र के 6 और बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि 19 जुलाई सन 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सभी वाणिज्यिक बैंक थे। इसी तरह 15 अप्रैल सन 1980 को निजी क्षेत्र के 6 और बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? अब क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं कि SLR का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। और आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बता दें कि इसका जो पूर्ण रूप है या आपको फुल फॉर्म बता दें क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात, ये हिंदी में कहा जाएगा। स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपका इंग्लिश में इसका आंसर होगा। क्या होगा? आपको मैंने बता दिया है इसका आंसर, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन ए आपका सही होगा। किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है, ठीक है। तो आपका आज का सेशन ख़त्म होता है। जो कला वर्ग के जो भी छात्र थे उन्होंने मांग की थी कि कला वर्ग के लिए कुछ क्वेश्चन होने चाहिए जो कि PYQs के रूप में,
आज हमने पीवाईक्यूज़ के रूप में हमने आपको 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, आज मैंने आपको करवा दिया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो इस वीडियो का जो भी पीपीटी है वो आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे, आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, आप हमारे वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद।